अब देखिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, बताइए ना। धारणा कैसी बनी। हाँ, बताइए ना। रशिया और यूक्रेन के बीच वार पिछले दो वर्षों से चल रहा है। जिस समय रशिया यूक्रेन वार ये प्रारंभ हुआ था, आपको जानकारी है कि हमारे भारत के लगभग हजारों बच्चे वहां पर कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग का कर रहा था, कोई मेडिकल का कर रहा था। स्वाभाविक है कि दोनों तरफ से मिसाइल, बम, तोप, गोले सब कुछ चल रहे थे। तो उनके जो गार्जियंस थे, माता पिता यहाँ थे, स्वाभाविक चिंतित हुए, कहीं क्या हो जाए, कहीं कोई हादसा ना हो जाए हमारे बच्चों के साथ। तो लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री से आग्रह किया और उन्होंने बहुत ही शालीनता के साथ, विनम्रता के साथ, जैसे एक बात करनी चाहिए कि स्टेट्समैन को, वैसे रूस के राष्ट्रपति से भी बात की और जेलेंस्की मिस्टर पुतिन से भी बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से भी बात की। तो मिस्टर पुतिन और मिस्टर जेलेंस्की दोनों से बात करने के बाद आपने देखा होगा 4.5 घंटे के लिए वार रुक गई और लगभग 22,000 बच्चे वहां से हमारे भारत आ गए। ये है ना भारत का स्टेशन। तो पहले भारत और आज के भारत में बहुत अंतर हो गया। आप भी तो कितनी विदेश यात्रा करते हैं, इतने सार्वजनिक जीवन में आपने कितना कुछ देखा है। तो क्या लग रहा है आपको, फर्क क्या लग रहा है? जो हमें अभी कहा जा रहा है कि अगले 10 साल में हम टॉप 3 इकोनॉमी, 5 साल में टॉप 3 इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल ये हम नहीं कर रहे हैं। ये तो हमारी बहुत सारी जो फाइनेंशियल फर्म्स हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल फर्म्स हैं, वो दावा कर रही हैं कि इसमें वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी किसी की है तो भारत की है। और इस पॉसिबिलिटी को बिल्कुल रूल आउट नहीं किया जा सकता कि 2027 आते आते भारत दुनिया की टॉप इकोनॉमी की साइज को लेकर दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में खड़ा हो जाएगा। आपको याद है जब आप पेरिस गए थे शायद, और आपने रफाल को आपका हैंडओवर हुआ था। हाँ, हुआ था। टीका, स्वस्तिक लगाया था। हाँ, स्वस्तिक बनाया था। स्वस्तिक लगाया था, टीका, ओम लिखा था। और वहां पे इधर की जो लॉबी है, बिल्कुल नींबू भी रखा था। हाँ, बहुत अच्छा किया था, बहुत अच्छा किया था। और इधर की जो हमारी परंपरा है, नहीं, आपकी परंपरा तो हमारी परंपरा है, वही तो सनातनी परंपरा है। मगर यहाँ की लॉबी शुरू हो गई थी। ये देखिए कम्युनल पॉलिटिक्स। नहीं दीजिए, इसको कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं करते। यदि अपने कोई ईश्वर को याद करने के लिए कोई नमाज पढ़ता है तो उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं। मगर मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल था उस लॉबी को लेकर। आपको आपके राजनीतिक करियर को मैं बहुत सालों से, मतलब मुझे मौका मिला है उसको देखने में, आपको फॉलो करने में, मगर मैं आपको लुटियन का नेता नहीं मानता, क्योंकि आपकी सोच वो लुटियन वाली सोच नहीं है। मगर लुटियन की जो एक लॉबी होती है राजनाथ जी, वो तो हर चीज को एक दायरे में देखती है ना, है ना। तो अभी भारत जिस दिशा पे जा रही है, हर चीज पे शंका, डाउट, ईवीएम हो, कुछ भी हो। और अग्निपथ को लेकर मेरा सवाल, अगला सवाल यह है, यही लुटियन की लॉबी अग्निपथ स्कीम पर जो मन में आए बोल रहे, लोगों के बीच में जाकर कह रही है कि आप अग्निपथ मत बनिए, आप वर्दी मत पहनिए, आप देश की सेवा मत करिए, आपकी लाश वापस आ जाएगी मगर सरकार आपको नहीं मानेगी। आपने देखा होगा, दुख तो होता होगा आपको, क्योंकि कितनी कोशिश आपने की है। क्या इसका प्रभाव हुआ है हमारे युवकों पर? बिल्कुल नहीं। इसका प्रभाव क्या हुआ है? और इस पर थोड़ा सा आप खुलकर बोले, क्योंकि मैं खुल के बोलना चाहता हूं। इस पर आप जरा डिटेल में बोले कि अग्निपथ स्कीम को लेकर सच्चाई क्या है। मैं समझता हूं अग्निपथ की हमारी जो योजना है उसको लेकर जो एक गलतफहमी लोगों के अंदर पैदा करने की कुछ लोगों के द्वारा कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं उनसे विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि सुरक्षा से जुड़े हुए सवालों पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर की राजनीति। बिल्कुल। और दूसरी, 18 वर्ष की आयु में उनका सिलेक्शन होता है जी, 4 वर्ष तक वो रहेंगे जी। 25% लोग तो परमानेंट हो जाएंगे। तो मगर ये जो विपक्ष है वो कह रही है कि जैसे किसी युवक को आपने 22 साल में आपने उनको, मतलब वो सर्विस छोड़ के निकल गए और उसके बाद 4 साल जिसने हाथ में बंदूक रखी है उसको बहुत डेंजरस होता है, उनको बिल्कुल डेंजरस नहीं होता है। मैं समझता हूं उसके देशभक्त के ऊपर सवालिया निशान लगा रहे हैं कांग्रेस के लोग, यदि ऐसा कह रहे हैं तो उसकी इंटीग्रिटी पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, उसकी सत्यनिष्ठा पर, उस नौजवान की सत्यनिष्ठा पर ये लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। और मैं अपोजिशन के दोस्तों से कहना चाहता हूं इस प्रकार की नकारात्मक राजनीति से बाहर आइए। राजनाथ जी, ये
आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी काम किया है, आप मंत्रिमंडल में रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में भी रक्षा मंत्री हैं, तो ये नेचुरल प्रोग्रेशन है। मतलब जो सवाल है कि बीजेपी, उस समय की बीजेपी अलग थी, अब की बीजेपी अलग है। वो अकोमोडेटिव बीजेपी थी, ये अकोमोडेटिव बीजेपी नहीं है। ये नैरेटिव है ना कि उस समय बीजेपी सबको लेके चलती थी, अभी बीजेपी बिल्कुल अपना सोचती है, एक यूनिलैटरल है। तो आप जैसे अनुभवी नेता बहुत कम है जो दोनों नेताओं के साथ काम कर चुके हैं, आप कैसे कंपेयर करते हैं? देखिए, बीजेपी में कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कई लोग होंगे ना, मैं क्यों ये सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि आज बहुत युवा हैं जिनको अनुभव ही नहीं है, उस समय जीवन का अनुभव नहीं है कि उस समय की बीजेपी क्या थी, अब की क्या है। तो आप कैसे कंपेयर करते हैं? जो उस समय की बीजेपी थी वही इस समय की बीजेपी है। जो पॉलिटिकल थॉट, जो आइडियोलॉजी लेकर हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की थी, हम उस आइडियोलॉजी से, उस पॉलिटिकल थॉट से रंच मात्र डेविएट अपने को नहीं किया है हम लोगों ने। इसलिए अंतर का प्रश्न ही नहीं होता। यदि कोई आइडियोलॉजिकल चेंजेज हो, हमारे कोई पॉलिटिकल थॉट में कोई परिवर्तन आया हो, तब तो हम ये मानेंगे। हाँ, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी उस समय से के कंपैरिजन में देखा जाए तो आज बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी है। बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़े हैं। अब बहुत बड़ी पार्टी की बात मैं कह रहा हूं, तो मैं यदि ये कहूं कि विश्व की इस समय सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी यदि कोई है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। और अगर ये नंबर आए, आप फिर से आश्वस्त हैं कि 400 पार हो सकता है, 350, 400 पार नंबर? मैं ऐसे नहीं बोलता। आपको क्या लग रहा है नंबर? क्योंकि मुझे तो इस बार मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ फर्म कन्विक्शन के साथ बोल रहा हूँ। और प्रधानमंत्री भी हर बार नंबर्स की बात नहीं करते, मगर इस बार उन्होंने खुद ये स्लोगन दी है, कहा है ना, अब की बार 400 पार। और देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो हो जाता है। यह है। तो ये क्या संविधान बदलेंगे? ये और एक बात है कि संविधान बदली जाएगी इस बार बीजेपी इतनी पावरफुल हो जाएगी, इतने नंबर आ जाएंगे, तो फिर ये तो पहले धर्मनिरपेक्ष शब्द को बाहर कर देंगे। अरे क्या बात है, ये सब क्यों इन ऐसी बातें आप मैं नहीं कह रहा, मैं तो मेरा काम है सवाल पूछना। क्या आपको लगता है उस तरह की जो नींव है प्रधानमंत्री ने तो कह दिया, मगर आपसे भी पूछ रहा हूं, कहीं कोई चेंज नहीं होने जा रहा है। बराबर जो है संविधान में परिवर्तन लाने की कोशिश तो प्रारंभ से इन लोगों ने की है कई बार। अब एग्जैक्टली हमको फिगर याद नहीं है, कई बार इन लोगों ने परिवर्तन किया है। कहां की बात करते हैं, ये देश की जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। राजनीति करनी हो तो देश की जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति मत करो, देश की जनता की आंखों में आंख डाल के राजनीति करो। तो 400 की जरूरत क्या है? आप हर चीज पर सवाल या निशान उठाया जाता है कि 400 की जरूरत क्या है, 300 से सरकार बन जाती है। 300 क्या, बनने को तो 273 से बन जाएगी, 273 से बन जाएगी। तो कोई जरूरत तो नहीं है अब, लेकिन आ रही है तो हम क्या करें? आप कैंपेनिंग करने जाते हैं तो आखिरी सवाल ये, आप लोगों से मिलते हैं कि सिर्फ राजनाथ सिंह जी मंच पर जाते हैं, बड़े नेताओं से मिलते हैं? तो कुछ अपनी जो एक्सपीरियंस के बारे में बोले, आप लोगों से मिलते होंगे। मैं कैसा इंसान हूँ, तो माहौल आप रीड करते होंगे। मैं कैसा इंसान हूँ कि हमारे घर पर भी जब मैं छुट्टी के दिनों में रहता हूँ 25-50-100 लोग बराबर कार्यकर्ता आपको दिखाई देंगे। बाहर भी जाता हूँ तो स्वाभाविक है कि कार्यकर्ता आते हैं, रिसीव करने आते हैं, वहां जाता हूँ, वहां मिलते हैं, और कार्यक्रम के बाद भी थोड़ी बहुत गपशप होती है लोगों के साथ। खड़े हो क्या पता चलता है, मतलब लोग आपसे खुलकर बात करते हैं? उत्साह है लोगों के अंदर। या बहुत बड़े नेता के साथ वही बोली जाती है जो वो सुनना चाहते हैं, मतलब आपसे खुलकर लोग बोलते हैं? मैं भी एक कार्यकर्ता ही हूँ, कोई नेता हो तो अपने को नहीं मानता, मैं भी नहीं, मगर खुलकर कुछ बोलते हैं आप? खुल के बोलते हैं, बिल्कुल। तो मूड के बारे में बताइए, कुछ आपने मीट किया होगा, किसी से मिले होंगे आप जिससे आपको माहौल का पता चलता है? कोई रैली के समय में, आप खंडवा जाने वाले हैं परसों, उसके बाद बताओ आपको क्या लग रहा है? हौसला बुलंद है हमारे कार्यकर्ताओं का। बुलंद है? बुलंद है, सब काम में लगे हुए। कहीं पर कोई कमजोरी दिखाई नहीं देती, कहीं कोई आशंका नहीं दिखाई देती। राजनाथ जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप रिलैक्स्ड मूड में हैं, और मैं भी हमेशा, मैं इलेक्शन में जब किसी नेता का इंटरव्यू करता हूं तो
बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है। मुझे लग रहा है कि आप बहुत रिलैक्स्ड हो। जितने बीजेपी नेताओं से मैं मिला हूँ, मुझे लगता है वो आश्वस्त है कि चुनाव अच्छा जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कई विषयों पर बात की और इस पर बहुत प्रतिक्रिया भी होगी, तो फिर से आपको मिलने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक नेटवर्क से बात करने के लिए। बहुत बहुत Thank धन्यवाद you. बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।